क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे पीरियोडिसिटी वाला जो आपका चैप्टर है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज, ठीक है। तो पहला टॉपिक है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, कह रहा है कि द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा सही नहीं है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। एब्सोल्युटली, प्रॉपर्टीज किसका है, किसका फंक्शन होता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसका? एटॉमिक नंबर का ही फंक्शन होता है। ये बात में तो पूरी सच्चाई है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं इन नंबर एज कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स तो पी ब्लॉक के लास्ट में आना स्टार्ट होते हैं बिल्कुल अच्छे से, है ना। अगला कहते हैं फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स एंड 4s ऑर्बिटल्स। देखिए भाई, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही है, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, जैसे कि लास्ट पीवाईक्यूज में किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आप सिर्फ इसमें क्या देखें, n+l वैल्यू देखें, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो देखिए भाई, 3D के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n+l, ठीक है। तो 3D के लिए n+l की वैल्यू हो गई कितनी, इसे और अच्छे से लिखते हैं। 3D के लिए ये वैल्यू हो चुकी है 3+2 यानी कि 5, ठीक है। और क्या हमारे पास 3p है और 4s है, तो 3p है हमारे पास और 4s भी है। तो 3p का मतलब 3+1 यानी कि 4, और 4s का मतलब 4+0 यानी कि 4। तो 3D का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। 3D तो ये तो इसकी तो हाईएस्ट एनर्जी है, दिस इज हाईएस्ट इन एनर्जी। इसका वैल्यू अगर 5 आ रही है तो n+l की वैल्यू हाईएस्ट है, तो ये तो सबसे लास्ट में फिल होगा। क्वेश्चन कहता है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3D ऑर्बिटल्स आर
filled with electrons after 3p orbitals. True, after 3p orbitals and before 4s orbitals. नहीं भाई, after 4s orbitals. ये स्टेटमेंट before नहीं, ये क्या होगा, ये after ही होगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, सही बात। आखिरी भी पढ़ लेते हैं, कहता है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स जनरली इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलोंग अ पीरियड। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अलोंग अ पीरियड का मतलब हो गया ये हो गया अलोंग अ पीरियड, और ये हो जाता है हमारा क्या, डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ये होता है। वैसे जनरली आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके का है, जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता रहता है। आगे देखें, अगले टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉल एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमें दे रखे हैं, कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेट ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनमें से कौन सा अकोमोडेट नहीं हो सकता है। देखो भाई, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 118 ही हमारे जो होते हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम अकोमोडेशन कितना है, 118 का है, तो इसके ऊपर जो भी होगा उसको हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो जो नंबर इसके ऊपर है उसे मार दो टिक। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना और देखना 118 ये भी क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, ये भी एक नोबल एलिमेंट होगा। ठीक है, या फिर नोबल गैस होगी। अगला क्वेश्चन कहता है द आयुपैक नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 इज। देखो 119 को कैसे लिखते हैं, 119 को कैसे लिखेंगे, वैसे तो पीरियोडिक टेबल का पार्ट होगा ही नहीं। 1 हो गया अन, ये भी हो गया अन, ये हो गया एन, लास्ट में लगा दो em। ठीक है, तो आंसर इज अन 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 एन नियम, मतलब इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो अन अन एन नियम कहाँ है भाई, कहाँ है, अन निल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हमारा अन अन एन नियम। ठीक है, आगे देखें, आगे हमें क्वेश्चन में कहता है कि हमें कुछ इसने नेम दे रखे हैं। ठीक है, हमें एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 वाले नेम्स दे रखे हैं और उनका ऑफिशियल नाम क्या है दी। देखो भाई, अन निल नियम हो गया, अन इज 1, निल इज 0 और अन हो गया 1, दिस इज 101 और मेंडेलीव के नाम पे ही है, बिल्कुल सही बात है, मेंडेलिनियम इसका करेक्ट नाम है। अन निल ट्रियम यानी कि अननिलट्रियम, 103 का नाम लॉरेंशियम, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, अननिल हेक्सियम यानी कि 106, क्या नाम है इसका, सीबॉर्ज, हाँ सीबॉर्जियम इसका बिल्कुल करेक्ट नाम है। लेकिन अब आखिरी वाला देखिए, ये बोल रहा है अन 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 नियम यानी कि 110। 110 कौन सा है, ये हमारा रोइंटजन होता है। क्या होता है ये, रोइंटजन, जिन्होंने एक्सरे, रोइंटजन, हाँ स्पेलिंग यही है, जिन्होंने एक्सरे डिस्कवर की थी। तो इसका ये करेक्ट मैच तो है नहीं, तो डी का क्या हो गया इसका आंसर, डी का 4। अच्छा ये रहा ऑप्शन नंबर सी, नीचे लिखा है मेरे, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो फाइनली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाले हैं। क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। कहता है फिर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पहले इसका एटॉमिक नंबर, पूरा इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं कितना है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, कितना है, ये हो जाएगा 2 + 2 + 6 + 2 + 3, ये हो जाएगा। तो कितना आ गया, 4 6 10 5 15। ठीक है, 15 आ गया, यानी कि ये हमें क्या दे रखा था, ये हमें फॉस्फोरस दे रखा था। ठीक है, अब आपको इसके नीचे वाले का पता करना है तो क्या कर दो, इसके नीचे वाले को मैं 15 + 18 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 33। ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, मतलब इट इज द करेक्ट आंसर, वुड हैव बीन, इट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज। हमने लास्ट चैप्टर में भी सेम टू सेम क्वेश्चन देखा, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो है ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है ही है, GD 64। तो XC पहले लिख देते हैं, XC 54 पहले लिख सकते हैं, और उसके बाद हमने बस क्या करना है, देखो बहुत आसान तरीका है, हमने ये हाफ फील्ड वाले में पढ़ा था, वैसे बहुत आसान तरीका है कि इसमें क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो जितने बचे, 64 है 54 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। देखो हर जगह 10 ही इलेक्ट्रॉन्स दे रखे होंगे जहां तक मुझे लगता है, लेकिन आप इसमें याद रखेंगे क्या होता है, इसमें मेरी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती है, किसकी, हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल होती है।
क्या होती हैं, हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल, यानी कि एफ ऑर्बिटल में आपको जहाँ 7 दिखे उसे आप टिक मार के आ जाना। तो पहले वाले में 3 है, गलत हो गया, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, तो यानी कि 2 ऑप्शन मेरे पास बचे। अब दोनों में से चेक करते हैं, ये एक है 5D1 6s2, एक है 5D2 और 6s1। तो क्या होगा भाई, देखिए भाई इसमें एक चीज याद रखना, आप जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का उसको तो भूलना मत। तो क्या मैंने क्या बोला, इसका पहले हमें जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो पता ही होना चाहिए। तो बेसिक क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 और ns2। ठीक है, तो n-1 d 0 से 1 तक ही जा सकता है, तो 0 से 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में ही है, जो 1 है इसमें तो 2 तक जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है पीरियड, यही पूछ रहा है कुल मिला के। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कोई सेंस ही नहीं बनाता। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी पीरियड ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियड, नहीं भाई इसके बराबर भी नहीं। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द पीरियड, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, एन लिखते हैं, यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है तो सेकंड पीरियड का, इसके अगर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी और n की वैल्यू सपोज मैक्सिमम अगर 3 है तो थर्ड पीरियड हुआ, 4 है तो वो फोर्थ पीरियड हुआ, इसी तरीके से बोलते हैं। तो ये तो मेरे को चीज़ सही लग रही है। अजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एनी, अरे ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है कुछ। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरीके से आगे देखें, क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स में ए बी सी डी 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। तो देखो इसमें क्या है, अच्छा हमें बताया जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब गेन मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा, कुल मिला के बात इतनी है। तो देखिए भाई जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो स्टेबल हो जाए, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट इस एलिमेंट का नाम लिख दीजिए और आपको अपना आप ही आइडिया हो जाएगा। देखो दोनों तरीके से करके दिखाते हैं, पहले नाम लिखो, ये क्या है, एक नियॉन है 1s2 2s2 2p6, ये नियॉन है, ये है 1s2 2s2 2p4, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये क्या है, ये सोडियम हो गया, सोडियम। और 1s2 2s2 2p5, ये क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर तो आप जानते ही हैं वैसे फॉन होता है, तो फ्लोरीन की तो मैक्सिमम हो गई, ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम। और क्यों होगा मैक्सिमम, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज़्यादा है। और फिर हो जाएगा हमारा क्या, ये लास्ट में आएगा नियॉन, क्योंकि ये एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो आंसर आ जाएगा मेरा डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। तो डी बी सी ए विल बी द करेक्ट आंसर, डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी तरीके से भी हम कर सकते थे। दूसरी तरीके से क्या करेंगे, देखो इस तरीके से आप करके देखो जरा खुद से अप्लाई, अगर आपको नहीं पता कि ये ऐसे होते हैं, आपको पता है कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अच्छा लेकिन ये इतना स्टेबल अभी नहीं हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देखो ये पहले से ही स्टेबल है और यहीं पे हम एक इलेक्ट्रॉन और घुसा रहे हैं, ये स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। बट दिक्कत क्या है, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। और नियॉन तो लास्ट में होना ही था, क्यों होना था, क्योंकि स्टेबल, वो तो नोबल गैस है ना, वो तो नोबल गैस है, बिल्कुल स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल भी रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा बहुत बड़ा लंबा पैराग्राफ है, क्या पूछता है एक बार पढ़ लेते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर which is related to the electronic configuration. Depending upon the type of orbitals receiving the last electron, the elements in the periodic table have been divided into 4 blocks SPDF. The modern periodic table consists of 7 periods and 18 group. अच्छा सिर्फ कंफ्यूज, ये तो नॉर्मल, ये तो हमें पता ही है, क्यों बता रहा है ये सब। हाँ, each period begins with filling of new energy cell, ठीक है हमें पता है ये बात भी। In accordance to Hofbauer principle have 2 8 18 18 32 and 32 elements respectively. We know that. To avoid the periodic ठीक है, the 7th period is still complete. We know that. To avoid the periodic table being too long, the 2 series of F block elements called lanthanides and actinides placed at the bottom of the table. तो हमें कुछ मिला के बस हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना था, पढ़ोगे भी नहीं तो भी चल जाएगा। The element with atomic number 57 belongs to, 57 कहाँ होता है भाई, देखो भाई आप करोगे इसे क्या, Xe54, किसकी बात हो रही है, एक्चुअली लैंथेनम की ही हो रही है बात, लैंथेनम की ही ये बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ये, इसके बाद ये कहाँ पे है, ये 4F से पहले ना, तो क्या है ये 5D पे है, 5D पे, ये 5D2 होगा, 5D1 होगा और क्या हो जाएगा 6s2 हो जाएगा, 5D1 और 6s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी में, तो कौन सा हो जाएगा ब्लॉक, डी ब्लॉक विल बी द करेक्ट आंसर। हमें पता है वैसे भी ये लैंथेनम की ही बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, ये लैंथेनम की ही बात हो रही थी।
चलिए अगला देखें। अगला कहते हैं द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक इन द सिक्स्थ पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला, लास्ट एलिमेंट ऑफ अ पी ब्लॉक इन सिक्स्थ पीरियड। देखो भाई, लास्ट एलिमेंट सिक्स्थ ब्लॉक कौन सा होगा, कौन सा होगा ये एलिमेंट, ये किसी ने, ये रेडॉन की बात कर रहे हैं, रेडॉन की, ठीक है। पी ब्लॉक का है और लास्ट एलिमेंट है बिल्कुल सिक्स पीरियड का, तो क्या है इसका नाम, इसका नाम क्या है, रेडॉन। यानी कि रेडॉन क्या हुआ मेरा, 86। तो मैच कर लो यार, मैच कर लो, जहाँ पे भी आपका 86 आ जाए आप क्यों क्या करो, 54 से प्लस करना स्टार्ट करो। जहाँ पे भी वैसे आपको ऐसा अगर नहीं पता है उसका एटॉमिक नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि सारी की सारी जो है वो फुली फिल्ड होनी चाहिए। इस वाले में देखो ये हाफ फिल्ड है, P0 हो गया, यहाँ पे तो P4 है, उसके पहले क्या है 7s2 7p6 है, इतना तो जाता ही नहीं है क्योंकि सिक्स बोला है ना उसने, सिक्स पीरियड, तो मैक्सिमम क्या सिक्स तक ही रहेगा, तो 6s2 6p6। ऐसे भी बिना मतलब बिना आप प्रायर नॉलेज की भी इसको कर सकते थे, लेकिन प्रायर नॉलेज होना इज इंपॉर्टेंट। अगला कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम ग्रुप इज। देखो वही उसे वही तरीके अपनाएंगे, पहले हमने क्या फॉस्फोरस के केस में +18 किया था, यहाँ पे -18 कर दो तो हो जाएगा मेरा 43 - 18, ये कितना हो गया 25। 25 एटॉमिक नंबर किसका है भाई, किसका है ये है मैंगनीज का, ठीक है। तो मैंगनीज का लास्ट में क्या है ये, एक्चुअली ये क्या है, ये 3d5 वाला है, 3d5 और 4s2, ठीक है, और उसके पहले जो भी आपका आता रहता है, ठीक है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा भाई, ठीक है, ला हम 3d5 4s2 कहाँ देगा, मुझे पहले में ही दिखाई देगा 3d5 4s2, 3d5 4s2 पहले में ही है, 3d5 4s2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 3d5 4s2। अगला देखो, क्वेश्चन कहता है द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 35 53 एंड 85 ऑल आर, कि ये तीनों के तीनों क्या हैं। देखिए भाई इनकी बात करूं, देखो 35 किसके बाद क्या आता है, 35 के बाद आता है 36, 53 के बाद आता है 54 और 85 के बाद आता है 86। ये आपको क्या नजर आ रही है, ये आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है भाई, ये क्या है नोबल गैस है, और ये बोल रहा है कि ये क्या है, ये 35 53 और 85 है। तो नोबल गैस से जस्ट पहले हमें कुछ नंबर दिए हैं, तो नोबल गैस से जस्ट पहले कौन से वाले ग्रुप आते हैं भाई, ये आते हैं क्या हमारे हेलोजन्स आते हैं, क्या हेलोजन्स आते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे देखो भाई, ठीक है, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, इस वाले पार्ट में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन बोलता है z = 14 है, हैज़ बिन डिस्कवर्ड रिसेंटली, अच्छा अभी भी डिस्कवर हुआ है, ठीक है। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। एक काम करते हैं, जो नियरेस्ट नोबल गैस है वहां से स्टार्ट करते हैं। नियरेस्ट देखो 114 है, तो नियरेस्ट कौन सी इसमें, रेडॉन इसकी नियरेस्ट है, यानी कि Rn इसकी नियरेस्ट है, और वो कितनी होती है, वो होती है 86, ठीक है, 86 होती है। अब आप कुछ नहीं, अब आप करो क्या, 5 कितना कितने से करोगे, देखो इसके बाद वैसे भी क्या आना चाहिए, वैसे ये 7 तक जाती है, 7 तक, तो इसके बाद यानी कि 5f आना चाहिए, फिर 6d आना चाहिए, फिर 7s और 7t आना चाहिए। बस 86 के बाद आपको कितना कहाँ तक जाना है, 114 तक, यानी कि 96 116, 18 इलेक्ट्रॉन आपको कितने और भरने हैं, बस इलेक्ट्रॉन आप 18 भरते जाओ। 4f में मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। 610 में कितने आ जाएंगे मैक्सिमम, 10 आ जाएंगे। एक सेकंड, कितने भरना है मुझे, 86 96 106 116, 28 भरने हैं भाई, 18 नहीं 28 हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। हाँ 28 भरने हैं, 30 हो गया ना, 30 और 2 28, हाँ ये तो कितने हो गए, ये हो गए 24 24 24, और ये लो ये 2 हो गए, कितने हो गए 24 और 2 24 और 2 26, और 2 इसके हो गए 26 और 2 28 हो गए, बिल्कुल पूरे हो गए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, कहीं दिया है, हाँ एक जगह दिया है। और कौन सी फैमिली है ये, इनको देख लो, ये कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है 10+, लास्ट में क्या है पी आ रखा है ना, तो एस और पी को दोनों प्लस करेंगे, 2 + 2 यानी कि 14th ग्रुप है, यानी कि कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली। और ये बिल्कुल मैच ही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पूरा डिट्टो मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन एट ऑल, ठीक है। आगे देखें, आगे कहता है एन एटम हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यू विल प्लेस इट इन, कौन से वाले में देखोगे, देखो अगर आपने सिर्फ लास्ट का देखा होता 4s2 अगर आपको लास्ट में दिख रहा है, आपने डायरेक्ट बोल देगी 4s2, एक बार उसके आगे पीछे देख लिया करो, ठीक है। पी के केस में भी, डी के केस में भी, तो डी क्या है 3d3 भी दे रखा है हमको, यहाँ पे क्या दे रखा है 3d3। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे, हम डी का और प्लस एस का दोनों का प्लस करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 3 + 2 यानी कि 5 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है 3 + 2 इज 5, तो कौन सा ग्रुप हो गया, ये 5th ही हो गया। कहाँ है भाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए,
चलो सोचो जरा, ये अच्छा ये एलिमेंट कौन सा रहा होगा, एक बार सोच के देखो कौन सा रहा होगा, और सोचो पहले एक जगह लिखो और फिर उसे क्रॉस चेक करो, ठीक है, कि आपने सही सोचा कि नहीं सोचा। डी ब्लॉक का एलिमेंट है एक। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118 विल बी, ये तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जो लास्ट एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल का वो एक नोबल गैस ही होगी। बिल्कुल सही हो जाएगा, नोबल गैस, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखें, कहता है इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, ठीक है, फॉर एटॉमिक नंबर कितना है 33 है, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द कौन सा ग्रुप। तो ये हमने वैसे, अच्छा 33 15 प्लस 30, हाँ ये हमने करा है वैसे, ठीक है, आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। 33 है ना, देखो 33, ऐसे करो इसको, आप ऐसे करो कि कैसे करोगे, दो तीन तरीके हैं, देखो बहुत सारे तरीके, तो बहुत सारे हैं ऐसे करने के लिए। आप इसको -18 करके देखो पहले, -18 कितना आता है आपका आंसर, आता है 5 और 115। तो आपको यहीं से पता चल गया कि कौन सा ग्रुप है ये, 15 ग्रुप है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये, 15th ग्रुप है। ठीक है, 15 ग्रुप को और क्या बोलते हैं, इसको 5A बोलते थे। ठीक है, 5A बोलते थे, 5 हो गया तो 5 ही हो गया। कहाँ है 5, 5th ग्रुप, 5th। ठीक है, वैसे 15 है बट पहले से 5th ऐसे करके भी लिखते थे। ठीक है, अच्छा सर एक और तरीका, दूसरा तरीका थोड़ा लंबा है, आप क्या करो, आप इसे लिखोगे आर्गन 18, फिर आप लिखोगे 3D10, फिर आप लिखोगे 4s2, आप लिखोगे 4f3, 4p3, फिर आप बोलोगे क्या, p में हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखते हैं, तो 2 + 3 कर देंगे, ये आपका 5 ऐसे भी आ जाएगा, मतलब 15 आ जाएगा ना, 10 + s + p कर दें तो 15 आ जाएगा, तो ऐसे में भी आ जाएगा, ऐसे में भी आ जाएगा। ये तरीका सबसे आसान है वैसे। ठीक है, फॉस्फोरस वाला ग्रुप है ये, इनफैक्ट नाइट्रोजन वाला ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड, भाई इनमें से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है, भाई इनमें से 96 पे कौन है, 96 पे क्यूरियम, 98 92 सारे लग रहे हैं मुझे, तो 65 ये नहीं है भाई, 65 क्या है, तो आपको एक्टिनाइड से पहले क्या आते हैं, एक्टिनाइड से पहले हमारे लैंथेनॉइड्स आते हैं, तो ये वो चीज़। ठीक है, आगे देखें, द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स, 4f में जाते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अभी तो बताया था, अभी ये जो है लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसी पे था, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब नया हो गया टॉपिक स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज, वो कुल मिला के ये बोल रहा है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी हमारी, N3- आएगी, Na पॉजिटिव आएगी, O2- आएगी, F- आएगी। तो आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने देख लिया होगा कि इसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ही ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमें एक चीज पता होती है, एक जनरल, देखो ये क्वेश्चन, इस वाले टाइप का क्वेश्चन आगे हर क्वेश्चन में आने वाला है, तो एक ही बार जनरलाइज कर देते हैं। क्या बोलते हैं, अगर एनाइन का साइज अगर ज्यादा है, एनाइन का साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जितना ज्यादा एनाइन का साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अच्छा एनाइन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अरे एनाइन का साइज नहीं, एनाइन का चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, यानी कि जितना बड़ा एनाइन का चार्ज है, जैसे कि इस केस में N3- है, उतना बड़ा क्या होगा उसका साइज होगा। और दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि जो कैटायनिक चार्ज होगा, कैटायनिक चार्ज यानी कि जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज होगा और उतना कम उसका क्या होगा, उतना कम उसका साइज होगा। इससे तो हम ऑर्डर भी आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के हमसे ये पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सपेक्ट लार्जेस्ट आयन, लार्जेस्ट आयन देखो, लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट आयन वो होगा जिसमें एनायन में सबसे ज्यादा चार्ज होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में ये वैलिड रहता है। तो कौन सा है इसका आंसर, इसका आंसर विल बी N3- विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ठीक है, 2023 का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी टाइप के भी आगे आने वाले हैं। और आगे क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है ही नहीं, यही देख लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। O2- और F- भाई देखेंगे अगर आप, अच्छा ठीक है, इसका एक देखो, इसमें मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो मैं आपको एक इसमें लॉजिक, आप वैसे कैलकुलेट करके देखेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया से ट्रिक बताता हूँ इसमें। देखो दो एलिमेंट है, सपोज ए और बी, ए और बी दो एलिमेंट हैं। अब ये दो एलिमेंट क्यों हैं, ये दो अलग अलग एलिमेंट क्यों हैं, ए और बी बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि ए का एटॉमिक नंबर मान लो स्मॉल ए है, बी का एटॉमिक नंबर स्मॉल बी है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जब ये न्यूट्रल होंगे, इन न्यूट्रल कंडीशन इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, इसमें ए के बराबर होंगे, और इन न्यूट्रल कंडीशन इसमें इलेक्ट्रॉन बी के बराबर होंगे, एज सिंपल एज दैट। अब अगर मुझे ए और बी को इक्वल करना है, नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से इक्वल करने हैं, तो ऐसा कुछ होगा, या तो मैं इसमें बढ़ाऊं या फिर इसमें घटाऊं।
एक ही बात होगी, या तो मतलब इनमें अलग अलग चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे, दोनों में एक जैसे चेंजेस करूंगा। सपोज अगर मैं इसमें a-2 करूं, इसमें भी b-2 करूं, तो क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब जो भी चेंज होगा वो मुझे इन दोनों में अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? सेम आएंगे। अगर दोनों में बराबर चेंज कर दूंगा तो कैसे सेम आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते। तो देखो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो इन दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चेंज है, इसमें 2- का है, इसमें F- का है, तो शायद हो जाएंगे। इसमें 2+ का है, इसमें 3+ का है, तो शायद हो जाएंगे। ऊपर में 1+ है, इसमें 2+ है, तो शायद हो जाएंगे। इसमें 2+ है, इसमें भी 2+ है। अरे भाई ये कैसे सेम हो सकते हैं? ये तो किसी कंडीशन में सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि Fe और Mn जब दो अलग अलग चीजें हैं और उनमें सेम चेंज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें अलग अलग ही रहने वाले हैं, कभी सेम हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये था इसका लॉजिकल तरीका। अब आप इसमें क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करके देखो। जैसे इस वाले एग्जांपल में दे दो, इसमें कितने हैं? दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। इन दोनों में कितने? इन दोनों ही क्या हमारी D5 कॉन्फ़िगरेशंस है। इसमें भी दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये Mn एक D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने इस तरीके से आंसर बता दिया, ठीक है। इस बार सोचो इसको, मैंने सोचो, अच्छे से सोचो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, नॉर्मली ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होना चाहिए था, साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं। बट यहाँ पे किसका डिफरेंस आता है? जहाँ पे अगर एल्यूमिनियम होना चाहिए था, यहाँ पे गैलियम होना चाहिए था। तो ये दोनों अपनी पोजीशन क्या करते हैं? ये दोनों अपनी पोजीशन स्वैप कर लेते हैं। एल्यूमिनियम नीचे आ जाता है, गैलियम ऊपर आ जाता है। क्यों? ये आता है पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से। पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से ऐसा होता है। क्यों होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से ऐसा होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थीलियम। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, सही है। आगे ये वाला भी, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री। क्या बोल रहा है? डज नॉट एग्री, यानी कि फॉल्स है, विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट इट, ठीक है। पहला है बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। तो भाई क्या ये फॉन नाइट्रोजन का हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, फिर कार्बन बोरॉन, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोल रहा है आयोडीन, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे होना तो यही चाहिए था, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसमें एक्सेप्शन किसका है? क्लोरीन का ज्यादा होता है। किसका? फ्लोरीन से। क्लोरीन का इनफैक्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि फ्लोरीन में होनी चाहिए थी वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव से, लेकिन क्या छोटे साइज की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आता है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस करता है, तो वहां पे इतनी ज्यादा हमारी सक्सेसफुल है नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली थ्योरी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगले ऑप्शन में पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोलते हैं। लिथियम, सोडियम, ये इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस है, हाँ ऊपर से नीचे तक इंक्रीज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, हाँ F- वाला नेगेटिव वाला क्या हुआ है? नेगेटिव वाले के ज्यादा साइज हुए। फिर पॉजिटिव में भी बिल्कुल सही ऑर्डर दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, द स्पीशीज आर्गन, पोटेशियम प्लस एंड कैल्शियम प्लस कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, दोनों सब में क्या है? 20 ही इलेक्ट्रॉन्स, 20 नहीं, सब में 18 ही इलेक्ट्रॉन्स। सब में कितने? 18 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन विच ऑर्डर डू दे रेडियाई इंक्रीज। अब आपको पता है जो जितना पॉजिटिव ज्यादा होगा, ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहो। कैटायनिक चार्ज अगर ज्यादा है तो साइज क्या हो जाएगा? साइज उसका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें दो पॉजिटिव दे रखे हैं, एक न्यूट्रल दे रखा है, तो न्यूट्रल वाले का साइज तो सबसे ज्यादा। न्यूट्रल वाला कौन है? आर्गन है, न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा साइज है इसका। और Ca2+, तो इसका साइज सबसे कम, तो Ca2+, पोटेशियम एंड आर्गन, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ठीक है भाई, सेम ऑर्डर, नेगेटिव जितना उतना ज्यादा साइज। पहले वाले में देखिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, ये यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी के नीचे देख लेते हैं, F-O2-, यहीं पे गलत हो गया, O2- का ज्यादा होना चाहिए था। ऊपर देखो, O2-, F- सोडियम प्लस, ये तो ठीक ही लग रहा है। नीचे Al3+, ये तो उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ऐसे ही करना था। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। भाई कभी आपको क्वेश्चन में आया ना तो इसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट, पेपर में आएगा तो पहले अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, गलत। अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस।
वो बोलना चाह रहा है कि स्मॉलर द, जैसे एल, किसी भी एल नहीं, ए की बात कर देता हूँ, A3+ जो होगा और A2+ जो होगा, ठीक है, इसमें से साइज कम किसका है, साइज क्या है, 3+ का कम होगा। तो वो बोल रहा है अमंग्स द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, ये स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला A2+ स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, नहीं ये बात तो गलत हो गई, ये क्या है, लार्जर इज द आयनिक रेडियस, ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। तो ऑप्शन ये वाला हमारा ठीक हो गया। इसका मतलब बाकी तो ठीक ही दे रखे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, लिख देते हैं, इसमें ये गलत है। अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर इज द आयनिक रेडियस, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है। आगे बोलो, आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स फ्रॉम डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आयनिक रेडियस, हाँ, ऊपर से नीचे क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस ऑन वन मूव्स अक्रॉस द पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट, सेकंड पीरियड, बिल्कुल ठीक है, अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट, यानी में आयनिक रेडियस क्या डिक्रीज करता है, z इफेक्टिव दोनों का ही रीजन है, कम ज्यादा जो भी आप करो, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, किसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पहले ही बोल दिया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो बस हमें क्या चार्ज देखना है। डिक्रीजिंग बोला है ना, डिक्रीजिंग यानी कि जो पॉजिटिव वाले होंगे वो बिल्कुल लास्ट में आएंगे, यानी कि लास्ट में कौन सा आएगा, कैल्शियम 2+, आपको सीधा दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई ज्यादा इसमें आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखें, which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with a negative sign of elements। देखो इसमें सिंपल है, वैसे ऑर्डर तो हमारा फॉर्म होना चाहिए था, पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं। तो क्लोरीन जहां भी मैक्सिमम हो रहा है पहले उसको सर्च कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, बचे सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन, सी और बी। लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा होता है, लेकिन फ्लोरीन फिर बाकियों से भी ज्यादा होता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका विच शुड बी द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, ठीक है, बाकी फ्लोरीन का फिर भी स्टिल इज वेरी हाई, सेकंड नंबर पे। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन में एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भाई ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वैसे आप डी ब्लॉक में जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, पर आप एक बार ए ऑप्शन को देखो, ये कहां तक जा सकता है, हो सकता है ये एस का एक इलेक्ट्रॉन दे तो ये +1 से जा सकता है, और दो इलेक्ट्रॉन दे तो +2 जा सकता है, डी का एक दे, दो दे, तीन दे, तो एक ऐसा भी कंडीशन आएगी एस के भी इसने सारे दे दिए और इसने डी के भी सारे दे दिए, तो मैक्सिमम ये +5 तक ही पहुंच पाएगा। ये कहां तक पहुंच पाएगा, ये आपको दिख रहा है क्या, +1 से ये 2+6 तक पहुंच पाएगा, ठीक है। इस वाले को देखो, ये +1 से कितना, +7 तक पहुंच पाएगा, और ये +1 से +4 तक ही पहुंच पाएगा। तो अब तो आपको चमक गया होगा, सबसे ज्यादा रेंज किस में दिख रही है आपको, +1 से +7 में। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ये मैंगनीज था भाई, मैंगनीज, अगर आप देखो तो क्या दे रखा था आपको, वो मैंगनीज दे रखा था 3d5, ठीक है। चलिए, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन विच हैव मैक्सिमम हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखो भाई हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी है, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें निकालनी है किसमें, टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब हमें उसे खींच के बाहर निकालना है, तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन होगा आप उसको खींच के कैसे बाहर निकालेंगे। तो देखो भाई क्या है, ये 3s2 3p3 3s2 3p1 3p3, देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको इसमें आई होगी 3s2 3p3 और 3s2 3p3 में, दोनों ही हमारी क्या है, दोनों ही हमारी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बट मैं आपको बताऊं ज्यादा एनर्जी हमें उसमें लगेगी जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की जो मतलब जो अट्रैक्शन है ज्यादा है न्यूक्लियस के साथ। तो अगर साइज छोटा है, देखो ये तो 3s पे है ना, और ये 4s पे है, तो ऑब्वियसली इसका साइज ज्यादा है, सी वाले का साइज ज्यादा है, 4 वाले का साइज ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर से निकाल लिया, लेकिन 3s वाले का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी हमें लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो लिख देता हूं, आप लिखना क्या, आपको पता है कि हाफ फिल्ड आर स्टेबल, हाफ फिल्ड स्टेबल, इसका पहला रीजन, तो पहले हमने पहले इसको ऐसे करा, और दूसरा रीजन क्या था इसका, इसका दूसरा रीजन था क्या, साइज, इसका दूसरा रीजन था साइज, स्मॉल साइज होना चाहिए था, लिख देता हूँ साइज स्मॉल, इस केस में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH,
NaOH हुआ एक बेस। क्या है NaOH? NaOH हुआ एक बेस। तो ऑब्वियसली बेस किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ तो करेगा ही नहीं। पहले देखो B2O3 दिखा है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। SiO2 ये तो एसिडिक होगा, एसिडिक वाली कैटेगरी में आने लग गए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, अरे भाई जो ग्रुप वन एंड ग्रुप 2 के होते हैं ऑक्साइड्स, यानी कि जो मेटालिक हाँ मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं नेचर में? वो बेसिक होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है? एक बेसिक ऑक्साइड है। तो बेसिक बेसिक के साथ तो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, हमें पूछा है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि कोई भी मेटल अगर है, हमें उसका 2+ है, वो ऑलरेडी 2+ है, और आयनाइजेशन एनर्जी इसकी, यानी कि इसके कॉन्फ़िगरेशन से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी इसको हमें M3+ पे लेके जाना है। तो सबको देखते हैं एक बार, M2+ किसका? देखो M2+ जिसका, अगर किसी का M2+ स्टेबल है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब सारे देखो, जहां तक मुझे दिख रहा है सारे के सारे हमें डी ब्लॉक पे दिए गए। डी ब्लॉक में जिसकी D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि क्योंकि क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन D5 की? ये होती है 3D कुछ होती है और 4s2 होती है। अब इसने M+2 दे रखा है, यानी कि ये तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो मुझे सिर्फ 3D की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो जिसकी भी कॉन्फ़िगरेशन D5 यानी कि 3D5 होगी, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 3D5 वाला स्टेबल हो जाएगा। तो 3D5 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? ये मैंगनीज की, यानी कि Mn की कॉन्फ़िगरेशन है 3D5। तो Mn जहां पे भी देखे वो आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आंसर इतने में ठीक हो गया तो ठीक है, वरना आगे देखेंगे। Mn कहीं है, देखो मैंने बोला था Mn का ही हमारा क्या जाएगा? मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। Mn विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है, एक करेक्शन करते हैं भाई इसमें। देखो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है? इसने हमसे पूछा है डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है भाई इसने। देखो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल में ये वाला ट्रेंड तो फॉलो ही नहीं करेगा। सेकेंड मतलब ये ऑलरेडी M+ है, और इसे हम M+2 में लेके जा रहे हैं। कहां तक लेके जा रहे हैं? M+ से M+2 में लेके जा रहे हैं। तो ये मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको सेम लगाना है। तो क्या हो जाएगा? Mn तो मतलब नहीं बनता। तो M+ से M+2 में जाना है, यानी कि M+ जो भी स्टेबल होगा, क्योंकि मैंने बोला कि D5 किसका होता है वैसे जनरली? उसका होता है किसका? मैंगनीज का। लेकिन होता है 3D5 4s2। अगर आप क्रोमियम को देखो ना, क्रोमियम का क्या होता है? क्रोमियम का होता है 3D5 4s1। यानी कि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये किस में आ जाएगा? ये क्रोमियम प्लस में आ जाएगा। तो क्रोमियम प्लस की होगी कॉन्फ़िगरेशन 3D5। हाँ, अब ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, और इसकी जो आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या? फर्स्ट तो खैर यही थी, फर्स्ट तो यही थी। अब जो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये अब स्टेबल बन चुका है। तो क्रोमियम जहां देखे उसे टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्रोमियम। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें देखनी थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने देखना था सेकेंड वाला। चलिए आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? सबसे कम लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसकी होगी लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? ऑब्वियसली जिसका इलेक्ट्रॉन इजीली हम निकाल पाए उसकी हो जाएगी लोवेस्ट। तो किसका निकालेंगे? इसका कैसे निकालोगे भाई? इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, आप इसे एक और इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, तो इसकी तो नहीं होगी। बी वाले में 2p3, ये तो हाफ फिल्ड है, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दिक्कत वाली बात। 2p6, ओ माय गॉड, जब 2p3 में ही नहीं जा रहा तो 2p6 में कैसे जाएगा? अगला आया 3s1। हाँ, ये बोलेगा कि ले जाओ और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। अगर एस का चला गया तो हम किस पे पहुंच जाएंगे? सी पे पहुंच जाएंगे इजिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखें। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम कितनी बार कर चुके हैं। जिसका मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज उसका साइज सबसे ज्यादा। तो हर जगह क्या दिया है हमें? S2- ही दिया है, पहले में तो नहीं दिया है, पहले वाला हटा दो। उसके बाद Cl- दिया होगा सबका, हाँ जी सबका Cl- दिया है। उसके बाद तो पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं आएगा, एक न्यूट्रल चार्ज आएगा, यानी कि आर्गन, फिर पोटेशियम। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी मुझे बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है। आपको भी आ गया होगा AIPMT 2007 का सवाल। ठीक है भाई, इसी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आयनिक रेडियाई से। आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ भाई, आयनिक रेडियाई जो होता है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल होता है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो क्या है? अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो आयनिक रेडियाई कम होता रहेगा। तो
यही रिलेशन हमेशा निकलता है हमें। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो गया, आगे देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आगे तो उटपटांग बातें लिखी होंगी ना। क्या क्या लिखा देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, तो कोई मतलब है नहीं इन बातों का। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, द आयंस हमें बोले हैं O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस आर इलेक्ट्रॉनिक, देयर आयनिक रेडियाई शो। तो इसका ऑर्डर लिख लो यार, अब फिर जो भी आपका ट्रेंड बने उसे चिपका दो। ऑर्डर क्या है देखो आयनिक रेडियाई का, सबसे पहले एल्यूमिनियम 3 प्लस, फिर Mg2 प्लस, फिर Na पॉजिटिव, फिर F माइनस, फिर O2 माइनस। ये इनका ऑर्डर आ जाएगा आयनिक रेडियाई का। तो कहता है एन इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F माइनस, O2 माइनस फ्रॉम F माइनस, छोड़ो पढ़ना ही नहीं, आगे आगे पढ़ना ही नहीं। डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F माइनस, O2 माइनस से F माइनस की तरफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड देन इंक्रीज फ्रॉम Na प्लस टू Al3 प्लस। तो यहाँ से क्या इंक्रीज होने का स्टार्ट हो गया क्या? यहाँ से तो डिक्रीज ही चलता आ रहा था, बिल्कुल गलत। सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस, सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस। तो ये से क्या इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं, ऐसे में तो डिक्रीज हो रहा है। सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज का फर्क था, पहले ये बना लिया करो ऐसे, फिर अटेम्प्ट करा करो ऐसे वाले सवालों। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है? एसिडिक का ऑर्डर दे रहा है हमें NH3 PH3 और ASH3, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमोनिया, आप इसको इस तरीके से समझो, अमोनिया तो आपने बेस ही पढ़ा ना जिंदगी पर, तो ये बेस ही होता है, तो अमोनिया तो बिल्कुल बेस है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे कम है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो अगर आप बोरॉन की बात करो, बोरॉन इज 1s2 2s2 2p1, इन बेरिलियम 5 होता है ना, ये 5, और ये होता है 4, ये होता है 1s2 2s2। आपको दिख गया होगा कि ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। आयनाइजेशन पोटेंशियल होना तो ऐसी इसी ऑर्डर में चाहिए था, होना इसी ऑर्डर में चाहिए था, बट क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाता है डिफिकल्ट, तो इसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ये जंप करता है, ये एक प्लेस पे जंप करता है। तो ऑर्डर आता है लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम और फिर कार्बन। दिस शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। तो ये गलत हो गया, रॉन्ग पूछा है ना, तो यही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हमने क्या बोरॉन और बेरिलियम डिस्कस किया था, और हमें वहां से ये पता चला कि क्या पता चला कि बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरॉन से, ये तो हमें पता चल चुका है। बाकी एक चीज़ यूनिवर्सल, क्या कि ऑक्सीजन का फॉन ऑर्डर आपको याद है ना, फॉन, तो ये ऑर्डर भी आपको याद ही होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी क्या, अच्छा नहीं, एक चीज़ और, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, तो ये भी स्टेबल है, तो नाइट्रोजन भी क्या ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीजन से ज़्यादा दिखे और बेरिलियम का आपको बोरॉन से ज़्यादा दिखे, वो करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, बेरिलियम का ज़्यादा है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। दूसरे वाले में देखिए, बेरिलियम का तो ज़्यादा है लेकिन नाइट्रोजन का कम है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन का कम है, गलत हो गया। नाइट्रोजन का ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक, और बेरिलियम का कम है, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे देखें, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। हमने अभी अभी देखा कि बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आपको ये वैल्यूज़ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना था कि किसका ज़्यादा है। तो बेरिलियम का ज़्यादा है तो बेरिलियम की वैल्यूज़ कम, 9.32 और 8.29 दे रखा है, तो 9.32 इसके लिए, ये हो जाएगा मेरा 9.32 और ये हो जाएगा मेरा 8.29। बेरिलियम एंड बोरॉन ही पूछा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, आगे देखें। क्वेश्चन कहता है इन क्रिस्टल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कैटायन एंड एनायन। देखिए भाई, अगर सपोज ये कैटायन है, अगर सपोज ये कैटायन है, तो ये एनायन हुआ इतना, ये एनायन हुआ इतना। अब ये एनायन अगर और बड़ा होता, ये एनायन अगर और बड़ा होता, ऐसे इतना बड़ा हो जाता, तो इनके डिस्टेंस अपना आप ही बढ़ गया। क्यों? पहले के केस में, फर्स्ट केस में ये यहाँ से यहाँ तक था, बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में डिस्टेंस कहाँ है, इसका ये सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, सेकंड केस में डिस्टेंस इतना है। तो ऑब्वियसली अगर ये इसका साइज अगर बढ़ रहा है, मतलब दोनों का साइज बढ़ना चाहिए, इसका भी साइज ज़्यादा होना चाहिए, इसका भी साइज ज़्यादा होना चाहिए फॉर ग्रेटर डिस्टेंस। तो देखो लिथियम और फ्लोरीन,
लिथियम तो छोटा ही होता है, इसकी दिक्कत नहीं। सीजियम और फ्लोराइड, सीजियम और आयोडाइड, लिथियम तो छोटा ही हुआ, तो इसका आंसर तो हमारा सीजियम में छुपा है। तो सीजियम और फ्लोराइड, सीजियम तो चलो ठीक है, मानो कि सीजियम इतना है, तो फ्लोराइड अगर इतना है तो आयोडाइड कितना हो जाएगा, आयोडाइड इतना बड़ा हो जाएगा, आयोडाइड क्योंकि नीचे आता है ना, नीचे, तो ये अगर फ्लोराइड है छोटा वाला, तो बड़ा वाला सर्कल किसका, आयोडाइड का है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों में, क्योंकि सीजियम तो कॉमन ही था। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज। तो जिसका क्या हो जाएगा, कैटायनिक क्या हो जाएगा, चार्ज, कैटायनिक चार्ज हाईएस्ट, कैटायनिक चार्ज हाईएस्ट अगर है तो साइज हो जाएगा हमारा क्या, स्मॉलेस्ट, साइज स्मॉलेस्ट हो जाएगा अगर कैटायनिक चार्ज हमारा हाईएस्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ के बोला अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट बेसिक, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है। देखिए भाई, जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये तो होते हैं हमारे एम्फोटेरिक, क्या ये तो हमारे होते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हुए, यानी कि नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल है, तो इसके जो ऑक्साइड्स हुए ये क्या हुए, ये हुआ हमारे एसिडिक। और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे बेसिक, जैसे कि हमने अभी कैल्शियम ऑक्साइड के केस में भी देखा था, उसी का तो भाई है, उसी फैमिली का। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, बेसिक, हमें बेसिक बताना था, बेसिक। ठीक है, आगे देखें, कहता है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसका होगा, ये कॉन्सेप्ट हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। सेकंड यानी कि हमें मेटल 2+ से M3+ तक जाना है, यानी कि M2+ जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका M2+ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। और M2+ कैसे देखेंगे, हम 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा देंगे। पहले केस में 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओ, एक ये उड़ा और ये हमारा 5 हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत अभी भी कुछ नहीं आ रही है। इस वाले केस में ये उड़ा और ये 1 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमने आयनाइज उसको उड़ाना है। अगर आप इसको भी उड़ाएंगे, इसको भी अगर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एम पूरी बात मेरी सुनो, M2+ से M3+ जाने पे हमारी क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो M2+ से M3+ कैसे में जाएगी, ये उड़ा और ये भी उड़ा, तो ये 1 बचा। अब हमें इसको उड़ाना है, अब हमें इसको उड़ाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा, तो इसकी तो अच्छी खासी होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। अभी आगे और देखते हैं, इसमें देखो ये दोनों उड़े, ये दोनों उड़े, तो ये क्या बचा, सिर्फ बचा 3s2, और 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर। अरे बाप रे बाप, 3s2 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उससे कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब ये आया 3s2 2p6, क्या 3s2 2p6, आपने इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाला, बहुत अच्छी बात है, तो आप यहां तक पहुंचे, आप बहुत स्टेबिलिटी पे पहुंच चुके हैं। अब आप यहां से भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अरे भाई, एक स्टेबल से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो यानी कि, और ये तो बहुत अच्छी थी, ये तो निकल जाता है, क्योंकि यहां तक भी स्टेबिलिटी तक ही जा रहा था। तो 2+ से यानी कि 3s1 से जब ये 2p6 गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होगी, मतलब ठीक ठाक होगी, पर 2p6 को भी अगर आप निकालोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि इसी केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला है M2+ और M3+ में, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड वाला अगर थोड़ा स्टेबल है, M2+ के बाद अगर चीजें स्टेबल है और फिर आप उसे M3+ पे जाएंगे, M3+ में जाएंगे, तो एनर्जी बहुत हमें हाई देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना था। आगे देखो, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज दैट, क्या प्रॉपर्टीज है भाई, कोई भी नॉन मेटल, आप कोई भी नॉन मेटल कंसिडर करके देखो, ऑक्सीजन कर लो, नाइट्रोजन कर लो, क्लोरीन कर लो, कोई भी ऑक्सीजन करके देखो, काम हो जाता है आपका। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखो, मैंने इसीलिए ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन करोगे तो ऑक्सीजन क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नहीं भाई, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, गलत बात। फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स नहीं भाई, एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं, अभी बताया था N2O5 के केस में। फॉर्म कैटाइंस बाय इलेक्ट्रॉन गेन, हाँ ये इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेंगे, तो बात है कैटाइंस क्यों बनाएंगे, तो एनाइंस बनाएंगे। ये तो सही बात है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये, लेकिन क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। बट क्या है, कैटायन बनाते हैं, नहीं, ये क्या बनाते हैं, ये एनाइंस बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, Na+, Mg2+, Al3 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, कितनी बार कर दिया यार सेम क्वेश्चन, तो जहां आपको नेगेटिव चार्ज सबसे ऊपर दिख जाए वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव है ही नहीं, तो यानी कि जहां पे Si 4+ है और वो स्मॉलेस्ट है, तो वो सही हो जाएगा।
Si4+ और स्मॉलेस्ट, तो ये लग रहा है मुझे Al3+। अच्छा यहाँ पे तो साइज चेंज हो गया, बिल्कुल नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है मेरे को बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस, इनमें से सबसे अच्छा एनायन कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव में बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बनाएंगे सबसे अच्छा एनायन, और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एक तिगड़ा है। तिगड़ा क्या है वो, फॉन, एक वो तिगड़ा है। तो फॉन मुझे दिख रहा है सीधा सीधा, कहाँ है फॉन, ऑप्शन नंबर सी में हमारा फॉन छुपा हुआ है। ठीक है भाई, फॉन हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। चलिए आगे, क्वेश्चन कहता है अमंग द हैलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। तो आपको ये पता है कि क्लोरीन की तो फ्लोरीन से ज़्यादा ही होती है, फिर आप आ जाओगे ब्रोमो और आयोडो में। ठीक है, यही ऑर्डर आपका होना था। पहला वाले में देखो फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा है, गलत। फ्लोरीन की क्लोरीन की ज़्यादा है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन की भी ज़्यादा है, गलत। क्लोरीन की ज़्यादा है, ब्रोमीन की ज़्यादा, अरे ये क्या ऑर्डर है। अब देखो, क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, ठीक है, क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन और आयोडीन से भी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखना भाई, कभी कभी इसका आंसर ऐसे में आप लोग गलत कर देते हैं। आपको लगता है कि यार कहीं तो दे नहीं रखा सी है लास्ट में, तो यही वाला टिक कर देते हैं। आपने ए भी करा होगा किसी किसी ने इसका आंसर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ गिवन स्पीशीज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज क्या है भाई, वही क्या करना है इसमें, आई माइनस होगा, फिर आई होगा, फिर आई प्लस होगा। इजी क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे देखो, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड O2 माइनस फ्रॉम ऑक्सीजन रिक्वायर्स द फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन देन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, चलो अच्छी बात है, ठीक है। Thus process of formation of O2 minus in the gas phase is unfavorable even though O2 minus is isoelectronic with neon। वो बोलना चाह रहा है कि हमने क्या करा, O से हमने, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये O नेगेटिव बना, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हुए, और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जब दिया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब ये क्या करा, एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तक पहुंच गया, लेकिन बोल रहा है कि ये जो करना है ना ये बहुत मुश्किल है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन देखिए भाई। इसका रीजन वैसे सिंपल सा है, देखो आप किसी चीज में इलेक्ट्रॉन डालते रहोगे, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो लेता रहेगा। एक बार इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस तो आएंगे ना बीच बीच में कहीं पे, एक बार पढ़ते हैं। देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसका रीजन तो नहीं बना, ये तो रीजन नहीं है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बात खत्म। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन अ लार्जर साइज ऑफ द आयन, बिल्कुल, मतलब ये बात ठीक है, कहीं हद तक ये बात ठीक है, बट ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, इट इज ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल सही बात है कि उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या है, उसे तो अपना भी रिपल्शन तो देखने ही है, अपने भी रिपल्शन तो उसे देखने ही है। ठीक है भाई, यही इसका करेक्ट आंसर होगा सी। O माइनस हैव कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम्स, नहीं, ये बात तो कंप्लीटली फॉल्स है, O माइनस का तो साइज ज्यादा ही होगा। देखो, कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज Na प्लस Mg2 प्लस F माइनस एंड O2 माइनस, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑर्डर। क्या होगा, इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका साइज ज्यादा, जिसका एनायनिक साइज ज्यादा, उसका क्या हो जाएगा, एनायनिक चार्ज ज्यादा, उसका साइज ज्यादा, तो यानी कि O2 माइनस मैक्सिमम होगा और Mg2 प्लस मिनिमम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, द ऑर्डर ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ sp2f क्या होगा भाई, ऑन इट्स आउटर शेल आउटर, आपको पता है क्या, एस की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की, और फिर एफ की। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं इस वाले में, ये तो सीधा पूछ लिया था, डायरेक्ट ही आपका आंसर पूछ लिया था। अब आए हम शायद अपने आखिरी क्वेश्चन में, हाँ जी बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो भाई आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्यों, वैसे देखो सोडियम इज, आपको पता है लास्ट का लिख देते हैं, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1 है, ये 3s1 है। मैग्नीशियम जो है ये 3s2 है, एल्यूमिनियम 3s2 3p1 है, और Si जो है ये 3s2 3p2 है। हमें पूछा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो देखिए भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये तो तब भी स्टेबल आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो तब भी क्या हो जाएगा, स्टेबल ही होएगा, क्योंकि नोबल तक आएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये 3s1 तक आएगा,
ना, अब ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा, ऊपर से फुली फिल इलेक्ट्रॉन जो कि स्टेबल थे वहां से इसको हटाया भी गया, तो इसके लिए तो बुरी बात है। इसके केस में जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगी किससे? सोडियम से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। फिर आ जाएगा क्या, अच्छा, सोडियम से तो ज़्यादा होगी सॉरी, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नहीं होनी चाहिए थी, सोडियम से तो ज़्यादा थी पहले से। Tp1 ये आएगा, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो ठीक है, अच्छी बात है। ये इसका तो खैर नॉर्मली होगा, इसमें कोई है नहीं। बस हमें जो हमने जो ऑप्शन देखना था, हमें यहाँ पे देखना था, यहाँ पे एक वेरिएशन आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक वेरिएशन आएगा, ठीक है भाई। तो देखो सोडियम, पहला ही ऑप्शन, अरे पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है मैच कर रहा है। देखो सोडियम का सबसे कम, फिर किसका, मैग्नीशियम का ज़्यादा है सोडियम से, ठीक है, ये तो ऑर्डर था ही। लेकिन मैग्नीशियम का कम होना चाहिए था एल्यूमिनियम से। राइट टू लेफ्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम से, क्यों, इस स्टेबिलिटी वाले फैक्टर की वजह से। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपकी बुक में शायद आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी, प्रॉब्लम नहीं, आपको ऐसा ऑर्डर थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 49 और 51, मतलब यही वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इनके आंसर बस वो रखे हैं, स्वैप हो रखे हैं, आंसर भी ठीक ही हैं, बट इसके आंसर जो हैं वो स्वैप हो रखे हैं, 49 का 51 में, 51 का 49 में है, बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं, और कोई चीज़ दिक्कत नहीं, एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ है, 49 का 51, 51 का 49, बस यही दिक्कत है, ठीक है भाई। लिख लेते हैं इसको, यहीं पे लिख दो 51, इनको स्वैप कर लेना इनके आंसर्स, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। चलिए, आ गया होगा आपको सब कुछ समझ, सो थैंक यू वेरी मच।